नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है माँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम को ऑफिस से संदीप जैसे घर पे पहुंचा, उसी समय उसका मोबाइल बज उठा। संदीप ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, क्या आप मथुरा जी के बेटे संदीप चौधरी बोल रहे हैं? जी जी, मैं संदीप ही बोल रहा हूँ। मैं सुख वृद्धाश्रम से बात कर रही हूँ। सुख वृद्धाश्रम के नाम सुनते ही संदीप एकदम से बोला, हाँ हाँ बोलिए, क्या हो गया? मेरी माँ तो ठीक है ना? उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? परेशानी की तो कोई बात नहीं है? संदीप की आवाज में चिंता को नोटिस करके दूसरी तरफ से आवाज आई, जी हाँ, आपकी माँ एकदम ठीक है, लेकिन हमें आपसे एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे बात करनी थी। वैसे तो हमें यह बताना था आपको कि हमारे वृद्धाश्रम की जमीन सरकार ने ले ली है। इसके बदले में हमें शहर से 10 किलोमीटर दूर पर एक जगह दी है, लेकिन अभी उधर वृद्धाश्रम का काम चल रहा है। बिल्डिंग अभी तैयार हुई नहीं है। हमें आशा है कि 1 महीने के अंदर ये सब काम पूरा हो जाएगा। और ये सारी प्रोसेस में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वृद्धजनों को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। इसलिए हम आपसे ये विनती कर रहे हैं कि अगर आपको पॉसिबल हो तो 1 महीने के लिए आप अपनी माँ को अपने घर में रख लीजिए। जैसे ही वृद्धाश्रम का काम पूरा होगा, हम आपको फोन करके बता देंगे। ठीक है, मैं कल सुबह पहुंच जाता हूँ और मेरी माँ को लेकर आ जाऊंगा। ऐसा कहते हुए संदीप ने फोन रख दिया। फिर वो सोच में डूब गया। तभी उसकी पत्नी श्वेता बाहर आई और उससे बोली, किस सोच में डूबे हो संदीप? किसका फोन था? संदीप ने उसे बताया, वृद्धाश्रम से फोन आया था। वे लोग बता रहे थे कि वृद्धाश्रम शहर के बाहर शिफ्ट किया जा रहा है, इसलिए माँ को कुछ दिनों के लिए हमें अपने पास में रखना होगा। संदीप की बात सुनकर श्वेता चकित हो गई। बोली, क्या? और तुमने हाँ कह दिया? संदीप ने कहा, अरे इसके ऊपर मैं क्या जवाब देता, तुम ही बताओ। मेरी माँ को मैं परेशानी में छोड़ दूं? श्वेता बहुत नाराज हो गई। बोली, लो, बैठे बैठे एक और मुश्किल। श्वेता, ऐसे समय में जब सबसे ज्यादा उसे मेरी जरूरत थी, तब केवल तुम्हारी जिद की वजह से मैंने उसे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। केवल तुम्हारी वजह से मेरी माँ आज मेरे साथ में नहीं है। अब कुछ दिनों के लिए मेरी माँ यहाँ आने वाली है, तो सुनते ही तुम्हें वो मुसीबत लग रही है? श्वेता बहुत गुस्सा हो गई। बोली, संदीप, अपने घर में केवल 2 ही बेडरूम है, मैं उन्हें कहाँ रखूंगी? ऊपर से अपने बंटी की तबीयत कितने ही दिनों से ठीक नहीं है। उसके पेट में जो इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से मैंने ऑफिस में से पहले ही कितनी सारी छुट्टियां ले रखी है। इसके बावजूद उसकी तबीयत जैसी थी वैसी है। पता नहीं कब उसकी तकलीफ दूर होगी। और अब इसमें और तुम्हारी माँ। ऐसे कहते कहते श्वेता वहां से निकल गई। अगले दिन संदीप जल्दी उठ गया और तैयार होके अपनी कार लेके वृद्धाश्रम पहुंच गया। वहां की संचालिका ने संदीप की माँ को पहले ही बता दिया था कि आज आपका बेटा आपको लेकर जाने के लिए आने वाला है और 1 महीने के लिए आपको अपने बेटे के घर ही रहना है। इतने दिनों के बाद अपने बेटे का चेहरा देखने को मिलेगा, ये सोचकर ही मथुरा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। लेकिन अगले ही पल में वे बड़ी उदास हो गई थी, क्योंकि उनका बेटा अपनी मर्जी से उन्हें लेने के लिए नहीं आ रहा था, बल्कि माँ को अपने साथ रखना उसके लिए एक मजबूरी थी। नाराज मन से ही सही, मथुरा जी अपने कपड़े एक बैग में रखने लगी। कॉट के पास में टेबल पर उन्होंने अपने परिवार का एक छोटा सा फोटो रखा था, जिसमें उनके पति महेश जी, वे और उनका बेटा संदीप था। महेश जी ने संदीप को गोद में उठाया हुआ था। वो फोटो उठाकर बैग में रखने से पहले मथुरा जी उस फोटो को खूब ध्यान से देख रही थी। उनके कानों में संदीप की बचपन की आवाजें घूमने लगी। मथुरा जी काम निपटाते निपटाते वहीं बैठ गई और उनका मन अतीत की यादों के गलियारे में घूमने लगा। संदीप का बचपन उनकी आंखों के सामने जीवंत हो गया। मथुरा जी अपने पति महेश जी के साथ में गांव में ही रहती थी। महेश उस गांव में एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, लेकिन मथुरा जी खुद इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वे बड़ी समझदार और कुशल गृहिणी थी। गांव में उनका खुद का घर था। शहर जैसी सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन किसी की बात की कमी भी नहीं थी। कमी थी तो बस एक, कि उनकी शादी को 5 वर्ष हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें संतान सुख नहीं मिला था। पता नहीं कितनी सारी तीर्थ यात्राएं वो कर चुकी थी, कितने ही भगवान के सामने उन्होंने प्रसाद बोल रखा था,
पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने मत्था टेका था, लेकिन आखिर भगवान ने उनकी विनती सुन ली और संदीप के रूप में उन्होंने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। माँ बाप बड़े प्यार से संदीप का लालन पालन करने लगे। संदीप अपनी माँ के बिना खाना खाता ही नहीं था। उसके जरा से रोने की आवाज से भी मथुरा जी सारा काम काज छोड़ के उसके पास में दौड़ती चली आया करती। अपने बच्चे को देख के वे दोनों खुश हुआ करते और सोचते कि रिटायरमेंट के बाद में संदीप उनकी खूब सेवा करेगा और वे दोनों बड़े आराम की जिंदगी जी पाएंगे। पिता ने उसकी शिक्षा दीक्षा में किसी तरह की कमी न रहने दी। स्कूल के बाद में उसने इंजीनियरिंग भी किया और उसके बाद उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी भी लग गई। अपने साथ काम करने वाली श्वेता को वो बड़ा पसंद करने लगा और जल्दी ही उन दोनों ने शादी का भी निर्णय ले लिया। श्वेता बड़ी आधुनिक लड़की थी, एकदम बिंदास स्वभाव की थी। बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो चुका था। उसकी सारी पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में रहकर हुई थी और पढ़ाई होने के बाद में उसने नौकरी करना शुरू कर दिया था और इन सारी वजहों से उसे परिवार या फैमिली इस शब्द का अर्थ कभी समझ में नहीं आया था। वो जानती नहीं थी कि परिवार किसे कहते हैं। संदीप ने अपने प्रेम और श्वेता के बारे में बताया तो महेश जी और मथुरा जी दोनों ने इस बारे में तुरंत ही उसको अपनी सहमति दे दी। उन्होंने सोचा कि समय के अनुसार हमें भी अपने आप को बदलना ही चाहिए। आजकल बच्चे अपनी पसंद से ही शादी करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए सहमति दे दी। लेकिन शादी होते ही श्वेता ने संदीप को स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि उसको उसके जीवन में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं है। इसके अलावा वो गांव में रहना भी बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। श्वेता की बात सुनकर संदीप ने उसे समझाया था कि अरे हम लोग तो वैसे भी शहर में रहते, कभी कभी ही तो गांव में आना होता है, उतना तो तुम्हें अपने घर परिवार के लिए करना ही चाहिए। लेकिन श्वेता ने किसी भी तरह से उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। हैरान परेशान संदीप ने अपनी पत्नी को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने कुछ भी न सुना तो फिर आखिर भारी मन से संदीप को अपने माँ बाप को छोड़कर ही शहर में जाके रहना पड़ा। उसने मन में सपने सजाए थे कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वह फिर अपनी माँ और पिता को गांव में नहीं रहने देगा, अपने साथ आकर रहने के लिए राजी कर लेगा और फिर चारों बड़े प्यार से रहेंगे। लेकिन उसका सपना सपना ही रह गया। श्वेता ने महानगर में अपने हिसाब से अपना घर बसा लिया। अब इधर गांव में मथुरा जी और महेश जी पश्चाताप कर रहे थे, बड़े दुखी हो रहे थे। रह रह के मथुरा जी मन में ये सोचती कि उन्होंने कितना सोचा था कि बहू आने के बाद में वो उसके कितने लाड़ करेंगी, उन्हें लड़की नहीं थी तो वो उसे अपनी बेटी का प्यार देंगे। लेकिन उनके सपने सपने ही रह गए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। उनका बेटा संदीप अब 2 बच्चों का बाप हो चुका था। महेश जी अपनी नौकरी में से रिटायर हो चुके थे। मथुरा जी और महेश जी दोनों की बड़ी इच्छा होती कि वे अपने पोता पोती को जाकर मिले, उन्हें खूब प्यार करे, उनके खूब लाड़ करे। लेकिन जब जब संदीप की और अपने पोते पोती से मिलने की इच्छा होती तो वे शहर में उनसे मिलने चले जाते, लेकिन वहां से वे 4-5 घंटे रुककर वापस आ जाते। न उनका बेटा और न बहू कोई भी उन्हें वहां रहने के लिए नहीं कहता। गनीमत ये थी कि गांव में रहते हुए दोनों एक दूसरे के साथ थे, इसलिए उनकी जिंदगी आराम से चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक ही मथुरा जी के सर पर गाज गिर पड़ी। महेश जी का रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया और सिर पे ऐसी जबरदस्त चोट लगी कि वो वहीं जगह पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उस दिन मथुरा जी जैसे एकदम अनाथ हो गई। वो एकदम टूट सी गई, उनका सारा साहस हिम्मत टूट गई। हादसे की खबर सुनते ही संदीप तुरंत ही अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ में गांव में पहुंचा। सारे क्रियाकर्म पूरे करने के बाद में श्वेता तो केवल 4 दिन वहां रह के अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस शहर चली गई। संदीप पूरे 15 दिन माँ के साथ में गांव में रहा। सब कुछ यथास्थित करने के बाद में उसने माँ से कहा कि माँ मैं जल्दी आऊंगा और तुम्हें अपने साथ में शहर में लेकर जाऊंगा। ये कह के वह भी शहर वापस लौट गया। एक दिन मथुरा जी की सहेली उनसे मिलने आई। हालचाल पूछने के बाद में काफी देर तक वो बातें करती रही। बातें करते करते उनकी सहेली ने उनसे पूछा कि मथुरा, बाकी तुम्हारे बच्चों के क्या हालचाल है? मथुरा जी ने बताया कि वहाँ सब अच्छे हैं और संदीप जल्दी ही आकर मुझे शहर में लेकर जाने वाला है।
तब उनकी सहेली बोली, अरे मथुरा, तू भी क्या बात कर रही है? अगर उसे तुझे लेकर जाना ही होता तो पहले ही नहीं लेके गया होता। देखो संदीप को जाकर कितने दिन हो चुके हैं। इतने दिनों से तुम अकेली रह रही हो। आजकल की बहुओं को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं है। तुम समाचार पत्र पढ़ती हो कि नहीं? आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को साथ में नहीं रखते। ज्यादा हुआ तो थोड़े बहुत पैसे दे के अपना कर्तव्य पूरा कर देते हैं। अपनी सहेली की बात सुन के मथुरा जी चकित रह गई और फिर अपने मन को समझाने लगी, अरे नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मुझे जरूर लेकर जाएगा। मथुरा जी ने अपनी सहेली की बात को तो नकार दिया था। फिर वो संदीप की आने के इंतजार करते रहे। देखते देखते 6 महीने भी निकल गए, लेकिन संदीप उन्हें लेने आया नहीं। इसके अलावा उसका फोन भी अब बिल्कुल कभी कभार आता था। मथुरा जी को उनका अकेलापन अब काट खाने लगा था और आजकल वो बीमार भी रहने लगी थी। जब ये बात संदीप को मालूम हुई कि आजकल माँ बीमार रहती, तो उसे रहा नहीं गया। उसने श्वेता से कहा कि देखो श्वेता, माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, अब उसे घर पे यहाँ लेकर आना पड़ेगा। मुझे अपने आप को बहुत बुरा लगता है जब माँ वहाँ अकेली है तो। उसकी बात सुन के श्वेता उससे खूब लड़ी और उसने साफ साफ बोल दिया, देखो संदीप, इस घर में या तो तुम अपनी माँ के साथ रहो या फिर मेरे साथ में। आखिर मन महसूस कर संदीप को अपनी माँ के रहने की व्यवस्था एक वृद्धाश्रम में करनी पड़ी। वो माँ को शहर में ले आया। उसने माँ को एक सुख वृद्धाश्रम नाम के वृद्धाश्रम में रखा। वहाँ सुख सुविधा की हर चीज उपलब्ध थी, पर लेकिन नहीं था तो उनका अपना परिवार। लेकिन वृद्धाश्रम में उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जा रही थी। सुबह उनकी हम उम्र स्त्रियों और पुरुषों के साथ में वहाँ योगा क्लास लगता था। वे भी योगा सीखने लगी। दिन में कोई धार्मिक किताब पढ़ लेती या फिर वहाँ के बगीचे में अपना समय बिताती। धीरे धीरे उनकी तबीयत भी सुधरने लगी। आज उनको इस वृद्धाश्रम में आके 5 वर्ष बीत चुके थे। इस बीच संदीप कभी कभार अपनी माँ को मिलने के लिए आ जाता था, लेकिन इस समय काम के अतिरिक्त भार की वजह से 6 महीने हो गए थे, संदीप उनसे मिलने नहीं आ पाया था। मथुरा जी यादों के गलियारे में घूम रही थी, तभी पीछे से आवाज आई, माँ कैसी हो? संदीप माँ के चरण स्पर्श करते हुए बोला। अपने बेटे का चेहरा देखते ही मथुरा जी के चेहरे पर मुस्कान खिल आई। वे सब बीती बातें भूल के बेटे को अपने खूब आशीषने लगी। संदीप ने उनका सारा सामान अपनी कार में रखा और अपने साथ में अपने घर पे उन्हें लेकर आ गया। घर पहुंचने के बाद में जब डोर बेल बजाई तो श्वेता ने दरवाजा खोला। आज श्वेता ने संदीप ने कहा था इसलिए ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। अपनी सास मथुरा जी को सामने देखकर उसने उसकी इच्छा ना होते हुए भी उनके चरण स्पर्श किए। संदीप उनका सामान लेके अंदर गया। मथुरा जी ने अपनी बहू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे भी खूब सारे आशीर्वाद देने लगी। श्वेता जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, आइए माँ जी, अंदर आके बैठिए ना। किसी के आने की आवाज सुन के दोनों बच्चे दौड़ते हुए बाहर आ गए। मम्मा, तुम किसके साथ बात कर रही हो? मथुरा जी की 7 वर्षीय पोती ने जब पूछा तो उसके सिर पे एक टपली मारते हुए उसका 9 वर्ष का भाई बंटी बोला, अरे तुझे नहीं दिख रहा है क्या? अपने घर में मेहमान आए हैं। इतने में पीछे से संदीप आया और हंसते हुए बताने लगा, बेटा ये कोई मेहमान थोड़े ना है, ये तुम्हारी दादी है, दादी। जब तुम लोग छोटे थे ना तब तुम लोग इससे मिले थे। चलो पाँव छुओ उनके और उनसे आशीर्वाद लो। अपने पोते और पोती को मिलकर मथुरा जी बहुत खुश थी। उन्होंने अपने पोतों को सीने से लगा लिया और खूब प्रेम किया। फिर अपनी पोती को अपनी गोद में बिठा लिया और उसके साथ में वो बातें करने लगी। लेकिन इधर अंदर श्वेता गुस्से में तिलमिला रही थी। सोच रही थी 2 बेडरूम के फ्लैट में मैं अपनी सासू माँ के रहने की व्यवस्था कहाँ करूंगी। मन ही मन उसे अपने पति पर खूब गुस्सा आ रहा था कि अगर माँ को वृद्धाश्रम में से कुछ समय के लिए घर पे लाना ही था तो गांव में घर था तो सही, वहीं उन्हें रख कर आते। यहाँ लाकर मेरे सिर पे बिठाने की क्या जरूरत थी। मथुरा जी अपनी बहू का स्वभाव बहुत अच्छी तरह से जानती थी। श्वेता का गुस्से में फूला हुआ चेहरा उसकी नाराजगी साफ साफ बता रहा था। लेकिन वे बहू की नाराजगी को अनदेखा करते हुए अपने पोती पोतों से बोलने लगी, अरे बच्चों, तुम्हारी दादी इतने सालों बाद तुम्हारे घर आई है, तुम्हारी रूम नहीं बताओगे मुझे? हाँ हाँ दादी, हम दिखाएंगे। ऐसे कहते हुए दोनों ही बच्चे अपनी दादी का हाथ पकड़ के अपने कमरे में लेकर जाने लगे।
तब संदीप ने उन्हें समझाया, देखो बेटा, तुम्हारी दादी भी तुम्हारे साथ में ही रहेगी, तुम्हारे रूम में। उनका सामान तुम्हारे रूम में ले जाओ। तुम्हें मालूम है, तुम्हारी दादी खूब कहानियां सुनाती, प्यारी प्यारी। रात को उनसे सुनना, जब सोओगे ना तो उससे कहानी जरूर सुनना। ये सुनते ही बच्चे खुशी के मारे कूदने लगे। बच्चों ने दादी को बड़े प्यार से अपने खिलौने दिखाए, अपने पढ़ाई का सामान दिखाया और उनके लिए अपने बिस्तर पे जगह बना ली। इधर श्वेता ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। मथुरा जी दोनों बच्चों के साथ में खाना खाने के लिए आ बैठी। संदीप भी फ्रेश होकर खाना खाने के लिए बैठ गया था। श्वेता किचन में सबके लिए गरम गरम रोटियां बना रही थी। मथुरा जी बोली, बेटा ये एक बात अच्छी हो गई। मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि मुझे अपने बच्चों के साथ में कुछ समय रहना है, उनके साथ में खेलना है, उनको कहानियां सुनानी है। भगवान ने मेरी ये इच्छा तो पूरी की। अब अगर भगवान मुझे अपने पास बुला लिया तो भी मैं तैयार हूँ। माँ की ये बात सुन के संदीप की आंखों में आंसू जमा हो गए, लेकिन किसी तरह से उसने उन आंसुओं को छुपा लिया और खाना खाने लगा। चारों बड़े प्यार से खाना खा रहे थे, लेकिन बंटी ने रोटी का जरा सा टुकड़ा खाया और थाली सरका दी। बस मेरा खाना हो गया, अब मुझे भूख नहीं है। ये सुन के मथुरा जी बोली, अरे बेटा, तू तो कुछ भी खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाओगे तो खेलने के लिए ताकत कहाँ से आएगी? संदीप ने बताया, माँ, बंटी को पेट में इन्फेक्शन है, इसलिए उसके पेट में हमेशा दुखता रहता है। कभी कभी उल्टियाँ भी होती है, इसलिए उसे भूख नहीं लगती। तब मथुरा जी ने उससे पूछा, फिर किसी डॉक्टर का इलाज चल रहा होगा ना? हाँ माँ, चल रहा है, लेकिन दवाइयों का कोई असर ही नहीं होता। ये कह के संदीप चिंता में डूबा हुआ सा खाना खा के उड़ गया। रात के समय मथुरा जी की सोने की व्यवस्था बच्चों के रूम में ही थी। बच्चे दादी आने से बड़े खुश थे। सोने से पहले मथुरा जी ने उन्हें माखन चोर कृष्ण की कहानी खूब मजे से सुनाई। दोनों बच्चे खूब मन लगा के दादी की कहानी सुन रहे थे। मथुरा जी को यहाँ आके अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि दोनों बच्चे उनके साथ में खूब हिल गए थे। अगले दिन सुबह जब श्वेता उठी तो उसने घड़ी में देखा, सुबह के 7 बज रहे थे। ऑफिस को जाने के लिए आज उसे देर होगी, ये विचार उसके मन में आया और वो तुरंत उठी। नहा कर उसने अपने बच्चों के लिए 2 मिनट में बनने वाली मैगी बनाने का सोच के किचन में दौड़ी। जैसे वो किचन की तरफ दौड़ी तो ये देख के वो हैरान रह गई कि किचन में तो खाने के कई सारे पदार्थों की सुगंध फैली हुई थी। उसकी सासू माँ ने सुबह सुबह गोभी आलू की सब्जी, गर्मा गर्म पराठे बनाए थे। ये सब देख के श्वेता थोड़ी शर्मिंदा हो गई, लेकिन दूसरे एक पल मथुरा जी ने उससे बड़े प्यार से आवाज दी और उसको उसकी शर्मिंदगी से बचा लिया। अरे श्वेता, उठ गई बेटी, तुझे ऑफिस जाने के लिए तैयार होना होगा ना। मैं सबके लिए टिफिन तैयार कर चुकी हूँ, चाय नाश्ता भी तैयार है। झटपट नाश्ता करो तुम लोग, नहीं तो ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी। श्वेता ने कहा, हाँ माँ, हम लोग नाश्ता तो करते हैं, लेकिन पहले मैं बच्चों को तैयार कर लूँ। तभी पीछे से बच्चों की आवाज आई, मम्मा, हम दोनों को तो पहले ही दादी ने तैयार कर दिया है। आज बच्चे दादी के साथ ही सुबह उठ गए थे और सारा नजारा देख के श्वेता आश्चर्यचकित हो गई। ऑफिस में जब लंच टाइम हुआ तो श्वेता ने अपना टिफिन खोला, लेकिन उसका टिफिन देखते ही उसके सहकारी आश्चर्य से बोले, अरे वाह श्वेता, आज तो कमाल हो गया। आज तो ना नूडल्स या सैंडविच के जगह पे परांठे और सब्जी लेकर आई है। क्या खुशबू उड़ रही है तेरी सब्जी में से, हम भी खाएंगे। लेकिन अचानक तेरी लाइफस्टाइल में इतना परिवर्तन कैसे हुआ? क्योंकि तुम्हें तो सुबह सुबह खाना बनाने के लिए टाइम ही नहीं रहता। श्वेता ने हंसते हुए बताया, वो ऐसा है कि कुछ दिनों के लिए मेरी सासू माँ हमारे यहाँ रहने के लिए आई हैं। ये सब कुछ उन्होंने ही बनाया है। श्वेता और उसके सहकारियों ने ये देसी घी के परांठे और स्वादिष्ट गोभी आलू की सब्जी खा के उंगलियां चाटते रहे और खूब वाह वाह की। शाम को जब श्वेता और संदीप घर लौटे तो उनको देखते ही बच्चे बोलने लगे, मम्मा, आज हमें स्कूल में टिफिन खाने में बहुत मजा आया। रोज रोज मैगी और नूडल्स या सैंडविच खाते थे, हम लोग तो बिल्कुल बोर हो गए थे। आज तो पराठे और सब्जी ऐसी बनी थी, शानदार। बंटी ने भी कहा, हाँ मम्मी, आज मैंने मेरा टिफिन पूरा खत्म किया है और आज मेरे पेट में दुखा भी नहीं। ये सुन के संदीप और श्वेता को खूब खुशी हुई। मथुरा जी ने बंटी के सिर पे प्यार से सहलाते हुए कहा, और इसके आगे भी कभी तुम्हारे पेट में दुखने वाला नहीं है। अब देखना, तुम एकदम अच्छे हो जाओगे।
अपने बच्चों को दादी का प्यार मिलते हुए देख के संदीप बहुत खुश था। मथुरा जी ने देखा था कि बच्चों को उठते बैठते बाजार के चिप्स और बिस्किट खाने के लिए श्वेता देती रहती थी। इसलिए मथुरा जी ने घर में ही बच्चों के लिए शक्करपारे, चिवड़ा और आलू वेफर्स बनाए, साथ ही सेव भी बना के रखी। दादी के बनाए हुए ताजे स्नैक्स के आगे अब बच्चों को बाजार के चिप्स और बिस्किट बेकार लगने लगे। साथ ही ताजा खाना खाने की वजह से और ताजे घर के बने स्नैक्स खाने की वजह से उनकी तबीयत भी अच्छी सुधर रही थी। इधर सासू माँ आने के बाद से श्वेता को अब बच्चों की कोई फिक्र न थी। बच्चे स्कूल से जब आते तो मथुरा जी उन्हें खूब अच्छे से संभाल लेती, गरम गरम खाना बना के उन दोनों को अपने हाथों से खिला देती। अब घर में रेडी टू ईट खाने की पैकेट्स आने बंद हो गए थे। सब घर में ही गरम गरम और ताज़ा खाना खाने लगे थे। जो बच्चे स्कूल से आते ही पहले टीवी या मोबाइल में व्यस्त हो जाया करते थे, वे अब दादी के साथ में समय बिताते थे। सुबह के समय तो स्कूल जाने की जल्दबाजी रहती थी, लेकिन शाम को दोनों बच्चे अब अपनी दादी माँ के साथ में सोसाइटी में जो मंदिर था उसमें जाने लगे थे। हैरान होने वाली बात तो ये थी कि बच्चों को मालूम ही नहीं था कि उनकी सोसाइटी में एक मंदिर भी है, क्योंकि मंदिर ले जाने के लिए श्वेता और संदीप के पास में टाइम ही नहीं था। लेकिन अब दादी के साथ में दोनों बच्चे काफी अच्छी अच्छी बातें सीखते जा रहे थे। एक रात श्वेता किचन का काम समेट के जब अपने बेडरूम में जा रही थी तो उसे बच्चों के रूम से आवाज आई। उसने उधर झांक कर देखा तो देखा कि मथुरा जी बड़े प्यार से दोनों बच्चों को एक कहानी सुना रही थी। दोनों बच्चे दादी के आसपास लेटे हुए बड़े ध्यान से उनकी कहानी सुन रहे थे। ये दृश्य देख श्वेता मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई। मथुरा जी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान था और वो अपने समय में 7वीं 8वीं तक पढ़ी हुई थी। संदीप को ये बात मालूम थी कि माँ को हिंदी अच्छी आती है। जब उसने ये बात अपने बच्चों को बताई तो बच्चे बड़े खुश हो गए, क्योंकि श्वेता बाकी सारे सब्जेक्ट बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा देती थी, लेकिन हिंदी विषय उसका उतना अच्छा नहीं था। अब दोनों बच्चे हिंदी की पढ़ाई करते समय अपनी दादी माँ के पास आकर बैठते और दादी माँ से बहुत अच्छे से अपना काम सीख कर समझ के कर लेते। मथुरा जी के आने से पहले घर में हमेशा चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हुई दिखाई देती थी। मथुरा जी ने आने के बाद में घर को चकाचक रखना शुरू किया। घर में हर चीज जगह पे व्यवस्थित रखने शुरू की। अब घर में आते ही श्वेता और संदीप को खूब अच्छा लगता। अब धीरे धीरे श्वेता के मन में अपनी सास के लिए अपनापन और प्यार आने लगा था। शाम को ऑफिस से आने के बाद में श्वेता सबके लिए चाय बनाती और सब लोग एक साथ बैठ के गरम गरम चाय और मथुरा जी के बनाए हुए कोई स्नैक्स खाते। सारा दिन घर की देखभाल, बच्चों की देखभाल करके सासू माँ थक जाती। श्वेता के मन में ये विचार जरूर आता, इसलिए अब रात का खाना वो बनाने लगी थी और बड़े प्यार से अपनी सासू माँ को खाना भी परोसती। मथुरा जी को संदीप के घर आकर अब लगभग 1 महीना होने को आया था। तभी एक दिन वृद्धाश्रम से संदीप को फोन आ गया। मिस्टर संदीप चौधरी, नवीन वृद्धाश्रम तैयार हो चुका है, अब आप अपनी माँ को यहाँ लेकर आ सकते। उन्होंने मोबाइल पर नए वृद्धाश्रम का एड्रेस भी भेज दिया। सुनकर संदीप चकित रह गया। इस 1 महीने में वो तो ये भूल ही चुका था कि अपनी माँ को वो केवल कुछ दिनों के लिए घर पे लेकर आया है। माँ को वापस वहाँ ले जाकर रखने का उसका बिल्कुल मन न था। उसने भरे गले से माँ को वापस वृद्धाश्रम में छोड़ के आने की बात श्वेता को बताई। सुनकर श्वेता भी थोड़ी सी तो दुखी हो ही गई। फिर बोली, क्या माँ को भी यहाँ से जाना है? संदीप बोला, नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। माँ जब से घर में आई है तब से तुम्हें परेशानी होती होगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कल माँ को वहाँ छोड़ के आ जाऊंगा। संदीप की ये बात सुन के श्वेता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन संदीप कुछ बोला नहीं और चुपचाप भरे मन से ही सो गया। इधर श्वेता की नींद उड़ गई थी। काफी समय तक वो अपनी सोच में डूबी रही। अगले दिन श्वेता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपने रूम में जाके बेड पर लेट गई। उसे उस स्थिति में देख के मथुरा जी ने उसके रूम में गई। फिर उसके माथे पर हाथ रखकर देखा तो उसे बुखार आया हुआ था। वो बोली, बेटी, तुझे तो बहुत बुखार चढ़ा हुआ है। उनके स्वर में श्वेता को चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मथुरा जी ने तुरंत दवाइयों के डब्बे में से बुखार की गोली लाई और श्वेता को पानी के साथ खाने के लिए दे दी। उसके बाद में ठंडे पानी की पट्टियां उसके माथे पे रखने लगी। थोड़े ही समय में श्वेता का बुखार कम होने लगा।
फिर मथुरा जी ने तुलसी और अदरक की चाय बना के श्वेता को पीने के लिए दी। उसके बाद में श्वेता का बुखार पूरी तरह से उतर गया। अब श्वेता की आंखों में आंसू बह रहे थे। मथुरा जी को समझ में नहीं आया कि श्वेता क्यों रो रही है। उन्होंने उससे पूछा भी, लेकिन उसका गला भर आया। वो कुछ नहीं बोली। इतने समय तक संदीप भी घर आ चुका था। श्वेता को किस बात का टेंशन है, ये मथुरा जी को समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ बोले बिना बस रोए जा रही थी। लेकिन संदीप जानता था कि श्वेता अकारण नहीं रो रही है। उसे उसके रोने का कारण मालूम था। इसलिए उसने जानबूझकर ही अपनी माँ का सामान पैक करना शुरू किया और कहा कि मैं माँ को वृद्धाश्रम में आज शाम तक छोड़ आऊंगा। इतना सुनते ही वह संदीप के गले लग गई। बोली, नहीं संदीप, सासू माँ को मत भेजो, उन्हें यहीं रहने दो अपने घर में। फिर उठ के अपनी सासू माँ के पास चली आई। उनके गले लगकर रोने लगी। मथुरा जी को समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद वो वृद्धाश्रम में जा रही हैं, इसलिए ये रो रही है। मथुरा जी उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरती रही। श्वेता बोल पड़ी, माँ जी मुझे माफ़ कीजिए, मुझे आपका प्यार समझने में बहुत देर हुई। मैं तो बचपन से ही माँ के बिना ही बड़ी हुई हूँ। जब मुझे आपके रूप में माँ मिली, तब भी मैं आपकी ममता को समझ न सकी, मैं आपको पहचान न सकी। माँ जी, निस्वार्थ प्रेम केवल एक माँ ही अपने बच्चों को दे सकती है। अपनी बहू के मुंह से ये बातें सुनकर मथुरा जी भी बड़ी भावुक हो उठी और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। माँ, अब आप अपने बच्चों को छोड़ के कहीं भी नहीं जाइए, यहीं आप हमारे साथ में ही रहेंगी। आधुनिक जीवन के चकाचौंध में माँ जी, मैं आज तक समझी नहीं कि घर में अपने से बड़ों का होना कितना महत्वपूर्ण है। दादा दादी की तरफ से किए गए संस्कार और शिक्षा का बच्चों के जीवन पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है, ये मैं आपके साथ में रहने के बाद ही समझ पाई हूँ। सच बताऊँ माँ जी, फैमिली या परिवार का क्या मतलब होता है, ये तो मैं जानती नहीं थी। आप हमारे साथ में रहने लगी, तभी मुझे ये समझ में आया है। अब मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। वृद्धाश्रम की बात तो छोड़ ही दो। कहते हुए श्वेता फिर एक बार अपने सासू माँ के गले लग गई और रोती रही। चुप रहो पगली, इतना कोई रोता है क्या बेटा? मथुरा जी प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए और फिर खुद के भी आंसू पोंछते हुए बोली, अरे अगर अपनी बहू से इतना प्यार मिलता है तो मैं उसे छोड़ के क्यों जाऊंगी? तभी पीछे से दोनों बच्चे भी आ गए और दादी के पांव जोर जोर से पकड़ के हंसने लगे। दादी, अगर तुम्हें जाना भी होगा तो हम तो जाने ही नहीं देंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं। बच्चों की इस बात को सुन के घर का माहौल एकदम खिल उठा। घर में जैसे खुशी छा गई। सोचने वाली बात ये थी कि आखिर भगवान से आदमी बच्चे क्यों मांगता है? ये इसीलिए ना कि बुढ़ापे में बच्चे उनके लाठी बनेंगे और अपने जिंदगी के आखिरी पल वे अपने नाती पोतों के साथ में हंसते खेलते बिताएंगे। माँ बाप अपना पेट काट कर भी बच्चों के लिए खुशियाँ खरीदते हैं, उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। तब बच्चों का भी ये कर्तव्य ही है कि माँ बाप के बुढ़ापे में उन्हें अकेला न छोड़े। मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।